विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 6 और ये हम पढ़ने वाले हैं आज सेमीकंडक्टर डायोड, जिसका हमें काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्या, सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में आपने पीएन जंक्शन की जानकारी ली थी। ठीक है, 1 मिनट के अंदर छोटा सा रिकॉल। क्या था कि पीएन जंक्शन में आपने ये देखा कि पी टाइप को और एन टाइप को साथ लेकर आए। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज जैसे होल और एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन, बीच में होता है एक जंक्शन। उसके बाद हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, कुछ लोग इधर आते हैं, आने जाने के बाद क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया आपको पता है। ओके, तो इधर क्या है, इधर एन टाइप है, ये पी टाइप था। तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन रहने हैं, तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और इधर होल्स रहने हैं। यहाँ तक बात समझ में आई थी। और पीएन जंक्शन में हमने ये देखा था कि टोटल नेट करंट 0 होता है, और वास्तव में 2 करंट थी भी, लेकिन ओवरऑल 0 हो गई थी। 2 करंट कौन कौन सी थी? पहला था डिफ्यूजन करंट, दूसरा था ड्रिफ्ट करंट। याद रहे, डिफ्यूजन करंट जो था दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और दूसरा ड्रिफ्ट करंट दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। 2 चीजें हमें याद रखनी थी, और दोनों ही करंट जो थी इन स्टेडी स्टेट इक्वल होगी, ऑपोजिट होगी, तो नेट करंट क्या आता था, 0। वहां पर हमने कहा था कि इसका कोई रोल ही नहीं रहा कि पीएन जंक्शन बड़ी मुश्किल से बनाया और मिलने के बाद पता चला कि नेट करंट 0 है, क्या करें ऐसे डिवाइस का। नहीं, ये काफी यूजफुल है। कैसे? किसी ने बताया कि अगर आप पीएन जंक्शन डिवाइस को या कंपोनेंट को एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छे एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दो, किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स या फिर बैटरी, ठीक है ना, कोई वोल्टेज सोर्स कहो या फिर ईएमएफ सोर्स को बैटरी कह सकते हैं, है ना। तो अगर उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो काफी अच्छे यूज आएंगे। लेकिन मुद्दा ये था, कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मेटल कॉन्टेक्ट, मतलब मेटल की शीट लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर भी क्या लगानी पड़ेगी, मेटल शीट, यानी कि इसे कहते हैं मेटल कॉन्टेक्ट बनाना, मेटल कॉन्टेक्ट। ओके, और मेटल कॉन्टेक्ट बनाएंगे तभी तो वायर को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। और वायर को कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर पाओगे, है कि नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा यही था कि अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करो, 2 मेटल कॉन्टेक्ट बनाओ, है ना, पीएन जंक्शन के पास। तो इसे कहेंगे पहला मेटल कॉन्टेक्ट, इसे कहेंगे दूसरा मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में जब इतना सा चेंज कर दिया, इतना सा चेंज किया, तो इस डिवाइस को हमने कह दिया सेमीकंडक्टर डायोड या फिर पीएन जंक्शन डायोड। डेफिनेशन, ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन ही है विद मेटेलिक कॉन्टेक्ट। सिंपल, 2 कॉन्टेक्ट बना दो मेटल लगा करके, तो क्या बन गया, ये जंक्शन डायोड। इसी को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। कितना आसान था, ठीक है। प्रोवाइडेड एट द एंड पर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। ओके, तो ये हो गया भैया 2 टर्मिनल। तो यहां से एक चीज वो भी पता चल जाती है कि डायोड क्यों कहते हैं। डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि डायोड का मतलब है डाई प्लस ओड, यानी कि डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब तालों में जो डाई लगाते हैं वो नहीं है, ठीक है। डाई का मतलब 2 और ओड का मतलब इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड, ऐसी डिवाइस, ऐसा कंपोनेंट जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, उससे क्या कहेंगे, डायोड। तो इट्स ए 2 टर्मिनल डिवाइस। कितना, 2 टर्मिनल, देख भी रहा है 1 और 2। तो इट्स ए 2 टर्मिनल डिवाइस, इट्स ए 2 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, तो पीएन जंक्शन क्या है,
पीएन जंक्शन के साथ मेटल शीट लगा दो, मेटल कॉन्टेक्ट लगा दो, तो वही क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाती है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है कि नहीं। और उसी को हम कहते हैं टू टर्मिनल डिवाइस, डायोड इसलिए नाम पड़ा था। ओके, क्या इतना बड़ा पीएन जंक्शन दिखाएंगे, नहीं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है। कुछ लोग इसे ऐसे भी बनाते हैं कि दो मेटल कॉन्टेक्ट दिखाए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और बीच में क्या दिखा दो, डिप्लेशन लेयर। ऐसे भी बनाते हैं, इधर पी टाइप ये एन टाइप, ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन ये दोनों क्या काफी बड़े डायग्राम है, तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत छोटा सा, क्या ये दो टर्मिनल, पहला क्या होता है पी टाइप, दूसरा क्या होता है एन टाइप, तो ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड। दिख जाएगा ना, नीचे वाला दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा, इतना भी नीचे नहीं लिखा। तो ये पी एन जंक्शन डायोड बन गया है ना। इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखना है कि पी एन जंक्शन डायोड मतलब ये। ओके, अब देखो एक खास बात मैंने पिछले लेक्चर में शायद नहीं बताई हो, कि ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये सच है। इसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ तो होता है डी, ये भी सच है। और ये दोनों मिल करके मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इसका खुद का एक पोटेंशियल बैरियर बनता है वी बी, है ना। इन तीनों के बीच में रिलेशन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, और उसी रिलेशन पर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला, E इक्वल टू वी बी अपॉन डी, E इक्वल टू वी बी अपॉन डी। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बी क्या है, पोटेंशियल बैरियर, डी क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। लिख देते हैं, है ना, E इक्वल टू वी बी अपॉन डी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बी पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, डी क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। और उसी में मैंने कल याद रखने के लिए कहा था कि पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू आपको याद रखना है, दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, क्योंकि नॉन वैल्यू होता है सेमीकंडक्टर के चैप्टर में, क्या कि फॉर सिलिकॉन Vb is equal to 0.7 volt and for germanium Vb is equal to 0.3 volt। और इसके चाहने वाले कितने लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.2 भी लेते हैं, लेकिन हम कौन से लेंगे, 0.3 वोल्ट। ठीक है, चलिए, ये हो गया पीएन जंक्शन का डायोड का इंट्रोडक्शन। अब देखो सारी बातें ठीक है कि भाई आपने रिलेशन बता दिया, सारी बातें यूज भी करना सीख जाएंगे, ठीक है नहीं। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन में क्या पढ़ा अभी, इसकी डेफिनेशन में यह पढ़ा कि दो मेटल कॉन्टेक्ट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, ताकि आप क्या कनेक्ट कर सकें, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकें, यानी कि बैटरी कनेक्ट कर सकें। तो बैटरी कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको एक अलग नाम दिया गया, ठीक है, तो उसको दिया गया है नाम बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। जब हम पीएन जंक्शन के साथ कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब क्या है, whenever we connect any external voltage source or EMF source or a battery, तीनों एक ही चीज है ना, घुमा फिरा के कहना होता है। तो बायसिंग मतलब इट्स अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग एक्सटर्नल बैटरी, so
बायसिंग मीन्स biasing is the method of connecting external battery और EMF source का मतलब जो वोल्टेज दे सके, कोई सा भी ऐसा सोर्स, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम बैटरी की बात करेंगे। ओके, so biasing is the method of connecting external battery or EMF source to the PN junction diode. n छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई परवाह नहीं। ओके, बायसिंग जो है ये होता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स या बैटरी जो हम कनेक्ट करते हैं इसके बेसिस पर ही बायसिंग दो तरह की होती है। कैसे? दो तरह की। तो बायसिंग का मतलब है वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी कनेक्ट करना, और वो बायसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, कि मतलब बैटरी दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला है फॉरवर्ड बायसिंग, है, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, दूसरा है रिवर्स बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड सिंपल है। क्या है इसका मतलब? कि एक डायोड लिया, अगर उस डायोड में पहला तो P टाइप और दूसरा N टाइप है, अगर आपने P टाइप को कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप को कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरह की बायसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। वहीं पर अगर आपने एक डायोड लिया, उसमें P टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इस तरह की बायसिंग को कहते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ द PN जंक्शन। डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऐसे लिखना, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू N साइड, देन दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। लिख लोगे? लिखना है क्या? व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल लिख देता हूं एक, दूसरा आप लिख लेना, ठीक है? यहां लिख देते हैं, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected to P side and negative terminal connected to N side, then it is known as forward biasing, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग को मैं शॉर्ट में FB लिखूंगा, फेसबुक, ठीक है? फेसबुक याद रखने के लिए, और वास्तव में फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग को क्या लिखूंगा? RB, ठीक है? अब आगे खास बात क्या कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में केवल डिफरेंस है टर्मिनल के चेंज करने का। P4 होता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग, और नेगेटिव से कनेक्टेड है तब भी क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। उल्टा अगर हो गया, यानी पॉजिटिव कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो मतलब P4 P टाइप कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग। याद रखने के तरीके आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केवल इसके बारे में जानकारी। ओके, तो ये मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने PN जंक्शन का डायग्राम बना रखा है ना, समय कम लेगा। तो देखो, ये है PN जंक्शन। अभी हमने बायसिंग नहीं किया। बायसिंग कब होगी? जब मैं P टाइप को कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और N टाइप को कनेक्ट कर दूंगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ।
बैटरी कनेक्ट करना ही क्या है, बायसिंग, खुद से ही कनेक्ट करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं कनेक्ट करने। तो हमने क्या किया भाई, एक बैटरी कनेक्ट किया, प्लस ये माइनस, इससे कहते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। जैसे ही मैंने पीएन जंक्शन के साथ, पीएन जंक्शन डायोड के साथ क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस पी टाइप था, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, है ना। अब आप पहली बात कि फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है, मान लो वी एफ बी है, एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, ओके। चलिए अब आगे की पहली स्टेप में पहला पॉइंट हम समझेंगे क्या, कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके पैरेलल में है कि नहीं। और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि ये पूरा वोल्टेज कितना, वी एफ बी, इसके ऊपर भी कितना आएगा, वी एफ बी। मान लो कि इसका वोल्टेज अगर 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, मतलब 10 वोल्ट यहां मान लिया, 30 वोल्ट यहां मान लिया और 10 वोल्ट यहां मान लिया, तो 10 10 20 20 30 50 तो हुआ ना कांस्टेंट, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं, क्यों नहीं है, देखो आप पूछ सकते थे कि आपने 20 में 30 माना, इसका कोई खास वजह, इतना खास लगाव क्यों है डिप्रेशन रीजन से, है ना। एग्जाम्पल लिया तो आसान सा लेते, 15 15 15 लिख देते, यहाँ 45 ले लेते, ऐसा कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ ज्यादा लिखा है ना, यहाँ पर भी तो 20 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। उसके पीछे रीजन है, देखो क्या, जब कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई होगी, जब कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई होगी, तो उस समय ये कनेक्टिविटी हटा दी गई, ठीक है। कनेक्टिविटी जब नहीं थी तो क्या कोई यहाँ पर जो ये मोबिल चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ से यहाँ जा सकता है क्या, इसको पार करके जा सकता है, नहीं। क्या यहाँ से कोई होल यहाँ से जा सकता है, नहीं। ये जाने के लिए बेताब है, इनको यहाँ वाले रीजन में कोई नहीं रोक रहा, इस रीजन में कोई नहीं रोक रहा, यहाँ पर आके रुकावट है, तो यहाँ पर डिफिकल्टी कम है, डिफिकल्टी कम है, कोई रोकने वाला नहीं है चार्ज कैरियर्स को, दे आर फ्री। यहाँ पर भी डिफिकल्टी क्या है, कम है, रुकावट डालने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर यही तो है रुकावट का मेन कारण, यही तो किसी को आने जाने दे नहीं रहा था, है ना। यानी कि यही है डिफिकल्टी जो सबसे ज्यादा दे रहा है, रुकावट जो डाल रहा है ना। और एक चीज हमने पढ़ रखी है क्या, कि जो रुकावट डाले इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या होल के फ्लो में, जैसे एक वायर है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, क्या करंट कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, डिफिकल्टी जो प्रोवाइड करता है, यानी कि डिफिकल्टी जिसकी कम है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है क्या, ऐसा है, देखते हैं। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर है। मान लेते हैं कि करंट है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस मान लो कम है ना, कम है तो मान लो 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, ये ज्यादा है, ज्यादा है तो मान लिया 50 ओम है, ठीक है। तो देखो वोल्टेज किसका ज्यादा आएगा, इसका V1 कह देते हैं, V1 कितना आएगा, 2 इंटू 10 20 वोल्ट। V2 कितना आएगा, 2 इंटू 50 100 वोल्ट। V3 कितना आएगा, 2 इंटू 10 फिर से 20। तो देखो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट। इमेजिन कर रहे हो कि एक एग्जाम्पल में ही पता चल जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बात समझ में आई, ये बात हम दिमाग में रख लेंगे।
अब कनेक्ट किया बैटरी, सही है। तो पूरा का पूरा, जैसे ये जितना वोल्टेज भी था 50, 50 में से 10, ये 50 वोल्टेज था, 50 वोल्टेज में से 10 वोल्टेज ड्रॉप हुआ कहाँ, यहाँ, ठीक है। ड्रॉप होता है ना भाई, जैसे खेल में ड्रॉप होते हैं, खेल में नहीं, कौन सा, पबजी, पबजी आपने खेला होगा, है कि नहीं, ड्रॉप होना। तो ये 50 में से 10 यहाँ चला गया, कितना बचा, 40, 40 में से 10 यहाँ चला गया, 10 वोल्टेज और ड्रॉप हो गया, कितना बचा, 30 वोल्ट यहाँ आ गया। इसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना, ठीक है। हाँ, ये वोल्टेज ड्रॉप है। लेकिन हमने देखा कि द अप्लाइड वोल्टेज सबसे ज्यादा कहाँ ड्रॉप हुआ, अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, है ना। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, depletion region, and voltage drop across the p type and n type. Voltage drop across the p type and n type is negligible. ये तो मैंने एग्जांपल में बताया, वास्तव में नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। वैसे भी 30 के सामने 10 को नेग्लिजिबल कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी टाइप एंड एन टाइप इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो P और N पर तो वोल्टेज, यानी कि इस रीजन पर वोल्टेज बहुत कम आएगा, इस पर बहुत कम आएगा, इस पर सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। कौन दे रहा है ड्रॉप करने के लिए, ये दे रहा है बायसिंग, जब ने वोल्टेज बैटरी कनेक्ट किया। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे कि डिप्लेशन रीजन पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि डिप्लेशन रीजन लिखो, बिकॉज depletion region provides higher resistance, because depletion region provides higher resistance towards the movement of charge carrier, चार्ज कैरियर को हिलने तक नहीं देता है। तो इतनी अगर डिफिकल्टी है मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसका कम है, इसका कम है। ओके, इतनी बात समझ में आई, और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमें समझ में आई है अच्छे से कि ऐसा ऐसा डिप्लेशन रीजन का रेजिस्टेंस होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 10 वोल्ट 30 वोल्ट सब हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि हमें पता चल गया कि अगर VFB 50 वोल्ट है तो प्रैक्टिकली जो हमें पता चला है कि 50 में से 49 तो यहीं चल जाएगा, 49 48 वोल्ट तो यहीं पर आ जाएगा, उस पर नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। तो उनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। मान लो इसके ऊपर 2-2 वोल्ट गया तो भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसी को मिल गया तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमने उनको नेग्लेक्ट ही कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि वहां तो कोई रोक नहीं रहा है, नहीं रोक रहा, तो मैंने कहा कि जाने दो, क्या कर सकते हैं। अब देखो, ये डिप्लेशन लेयर है जिसका विड्थ d है और इसका खुद का एक पोटेंशियल बैरियर होता है, डोंट यू फॉरगेट, नहीं हमें भूलना नहीं है, इसका खुद का तो एक पोटेंशियल बैरियर होता है कि नहीं। देखो, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसी को मिल रहा है, इसी के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, और इसका वोल्टेज पहले से ही है VB। लेकिन खास बात क्या कि इसका प्लस लेफ्ट साइड में है और इसका प्लस राइट साइड में है, यानी कि यहां पर प्लस की जगह इस बैटरी का माइनस है, मतलब ऑपोजिट है, समझे, ऑपोजिट है। क्या लिखोगे, इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज oppose the
potential barrier. Okay, so in forward bias condition, this forward bias voltage VFB oppose the potential barrier यानी कि VB, and hence potential barrier decreases. तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, सीधा ये लिखो, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। अब देखो क्या हो गया है, क्या बदल गया है। जैसे इसका वैल्यू मान लो 3 वोल्ट था, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका वैल्यू था 2 वोल्ट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों अपोज कर रहे हैं। तो देखो ये कह रहा है कि मैं 3 वोल्ट लेकर आया हूं, लेकिन इसके पास ऑलरेडी जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ऑपोजिट, यानी कि ये -2 वोल्ट है, क्योंकि इसका पहला साइन क्या है, माइनस है, इसका पहला साइन क्या है, प्लस। तो ये +3, इसका पहला साइन माइनस था, इसलिए -2 वोल्ट। ठीक है, अब बताओ इफेक्टिव वोल्टेज कितना बचा। इफेक्टिव वोल्टेज बच गया भाई 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बचा ना। तो देखो पहले था -2 वोल्ट, -2 वोल्ट, माइनस तो क्या दिखा रहा है, केवल ऑपोजिशन में है ना। ओके, तो अब देखो बचा कितना, 1, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज पहले 2 वोल्ट था पोटेंशियल बैरियर, अब क्या है, 1 है, यानी कि डिक्रीज हुआ कि नहीं पोटेंशियल बैरियर। नहीं समझे, समझाते हैं। देखो VFB इफेक्टिव वोल्टेज समझ में आएगा, चीजें धीरे धीरे चलेगी, टेंशन ना ले बिल्कुल। ये है प्लस का V, ये है माइनस का VB, ठीक है। तो इफेक्टिव वोल्टेज VFB माइनस VB, सही है। अब VB था 2 वोल्ट, VFB था 3 वोल्ट, लेकिन हमें नेचर पता चला कि भाई ये पहले माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये पहले प्लस के साथ, तो इसका प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये हो गया 3, ठीक है। और ये माइनस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इफेक्टिव वोल्टेज 3 - 2 है। तो देखो पहले पोटेंशियल बैरियर कितना था, 2 वोल्ट था, 2 से कम हुआ कि नहीं हुआ, 1, यानी कि पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, समझे। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, और पोटेंशियल बैरियर कम हो गया मतलब पहले ये इतना था, पहले ये विड्थ जो था इतना था, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से पूरा क्या था, VB था, और VB कम हुआ तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड हेंस डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। क्या, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन forward bias voltage oppose the potential barrier, so potential barrier decreases and hence depletion layer width decreases, width of depletion layer decreases। अरे सीधा सा है, इतना मैंने घुमा के बताया है, सीधा सा है। ये प्लस का वोल्टेज, ये माइनस का वोल्टेज था, तो ओवरऑल क्या बचेगा, प्लस का बचेगा, माइनस होकर के घट गया तो क्या हो गया, विड्थ कम हो गया, सीधी बात ये थी, ठीक है। चलिए, तो कम हो गए तो इसको छोटा कर देते, वो लिख लो आप तब तक। तो अब इसको छोटा कर देंगे, कमाल हो गया भाई, है कि नहीं। आया कि नहीं बता, देखो बैठे बिठाए विड्थ कम कर लिया हमने, यानी कि वोल्टेज कम कर लिया। अब देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट को पार नहीं कर पा रहा था,
नहीं कर पा रहा था। अब इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, 1, वोल्टेज कम हुआ तो विड्थ कम हुई, तो अब इलेक्ट्रॉन के चांसेस बढ़ गए हैं जाने के, क्या हो गए, बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ गए। पॉइंट नंबर 4, पहले कुछ पॉइंट लिख देता हूं, है ना, साथ साथ लिखते हैं तो समय काफी जाता है, साथ ही लिखते हैं, चलता है। अब देखो विड्थ कम हो गई, ध्यान देना, पहले हमने VFB एक बैटरी लगाई, वो थी पैरेलल में, ठीक है, फिर हमने देखा कि ये खुद पोटेंशियल बैरियर है, वो है नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव नेचर का है, उल्टा लगा हुआ है, जबकि ये सीधा लगा है, तो नेट जो वोल्टेज बचेगा वो क्या होगा, थोड़ा कम हो गया, कम हो गया इसलिए विड्थ कम हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वोल्टेज के कम होने से विड्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वोल्टेज के कम होने से विड्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, E इक्वल टू क्या होता है, V/D, V इक्वल टू क्या है, E इंटू डी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़ा नहीं, वोल्टेज कम हुआ तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया, कम हो गया, अभी तो हजम हो रहा है ना, हो रहा है। चलिए, तो विड्थ कम हो गई, कम कर दी। अब देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले ये बैरियर बड़ा था, है ना, पहले एक बहुत बड़ा सा नाला था, उसको मैं पार नहीं कर पा रहा था जम करके, उसको छोटा कर दिया, अब तो कर सकता हूँ, है कि नहीं। वही बात इनके पास हो गई कि ड्यू टू दिस अप्लाइड इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि ये कम किसकी वजह से हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, ये अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना, ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा कि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाना ही चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे यहाँ पर, ऐसे कैसे चल जाएंगे, ऐसे कैसे चल जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है, तो रूम टेम्परेचर पर इनके पास कुछ थर्मल एनर्जी है, सही है, वो थर्मल एनर्जी पहले भी थी, लेकिन पहले सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि पहले बैरियर बड़ा था, इसलिए पार नहीं कर पा रहे थे। अब हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैरियर को छोटा किया, तो बैटरी ने अपना काम कर दिया कि भाई बैरियर को छोटा कर दिया, अब इसके पास जो एनर्जी वो काम आ गई, अब वो बोले कि हाँ अब अपनी एनर्जी काम आ जाएगी, तुम जा सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज VFB, इलेक्ट्रॉन विल मेक ए मूव फ्रॉम N साइड टू P साइड, ठीक है, फ्रॉम N साइड टू P साइड, कहाँ जा रही है इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, वेयर दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सही है, जहां पर ये खुद माइनॉरिटी है। और होल कहाँ जाएंगे, होल को भी तो एनर्जी है थर्मल एनर्जी पर, वो भी कहेगा भाई मैं भी जाता हूँ, है कि नहीं। तो होल विल मेक ए मूव, electron move from N side to P side and hole move from P side to N side, ठीक है, P side to N side where they are minority charge carriers, कमाल है। ठीक है, इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक हो गया। ओके, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज हमने देख लिया, ये सारी कहानी हो गई। अब देखो होल को भेज दिया, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया तो दिखाओ तो सही भेजा हुआ है कि नहीं। तो देखो कुछ होल को उधर भिजवा देते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को इधर भिजवा देते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं करते डायग्राम। तो कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ गए उधर से, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आ गए, घर आई खुशियाँ, और कुछ होल भी उधर से, ठीक, मतलब बहुत सारे हैं तो उधर भेज दिए कुछ, है ना। चलो यहाँ पर 4 स्टेप हुए, पहला हमने लगाया बायसिंग वोल्टेज,
जिससे ये ओवरऑल वो पोटेंशियल कम हुआ। कौन सा पोटेंशियल? पोटेंशियल बैरियर कम हुआ। वो कम होने से विड्थ कम हुआ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और विड्थ कम होने की वजह से अब इनको आसानी हो गई इलेक्ट्रॉन और होल को इधर उधर जाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी है, सारी घटना रूम टेम्परेचर पर हो रही थी। ओके, अब पहुंचे वो जस्ट यहाँ तक पहुंचे, उनके पास जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी वो उनको जस्ट जंक्शन क्रॉस करवाने के लिए सफिशिएंट होती। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन कूद करके इधर आए हैं इन्हें कहते हैं इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो होल्स इधर कूद कर आए हैं उन्हें कहते हैं इंजेक्टेड होल्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, होल्स इधर आए हैं, जो प्रोसेस हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग में, इसको कहते हैं इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो पॉइंट नंबर कितना था? पॉइंट नंबर शायद 5 या 6 होना चाहिए ना, मुझे भी याद नहीं था। 4 या 5 होना चाहिए। 5 लिख लो कि ये जो प्रोसेस है होल के इधर इधर जाने का, दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन इज नोन एज इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। लिखो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इंजेक्शन डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन यहाँ से उधर जाने का इंजेक्शन है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद 2 पॉइंट और बचे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। तो ये हो गई भाई अपनी लास्ट स्टेप इस फॉरवर्ड बायसिंग की। ठीक है, इन सारे पॉइंट को समझेंगे, आसान है, केवल लैंग्वेज में लिखता तो टाइम लग जाता मुझे, लेकिन टाइम बचाने के लिए सारे कारनामे। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल उधर चले गए, इनको इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहा, इनको इंजेक्टेड होल्स कहा। अब आगे क्या? अब देखो, जो इनके पास थर्मल एनर्जी थी ना भाई, यहाँ से यहाँ आते वक्त वो इतनी ही थी कि वो जंक्शन तक पहुंचा थे। ठीक है, तो उनका काम यही होता है, जंक्शन पार करवा दो बस। ठीक है, अब जंक्शन पार करवाने के बाद क्या? पी टाइप में आ गए अभी ये इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्टेड। पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन। और इधर होल यहाँ से गए थे और होल चले गए हैं एन टाइप में, और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं? होल्स होते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, सही। अब देखो, पहले पूरे पी टाइप में माइनॉरिटी एक इलेक्ट्रॉन था, अब माइनॉरिटी और बढ़ गए। ठीक है, वैसा ही यहां पर भी होगा, इधर होल बढ़ गए, पहले एक ही था। लेकिन दिक्कत है क्या कि ये जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियर द जंक्शन है, बिल्कुल जंक्शन के करीब है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन से दूर है, लेकिन जंक्शन के पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों जगहों को देखें तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। नाउ देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर द जंक्शन, ओके, फ्रॉम नियर द जंक्शन ऑफ पी साइड टू द अदर लोकेशन ऑफ द पी साइड। वही चीज यहां लिखी है क्या? एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन ईच साइड the minority carrier concentration increases significantly compared to the location far from the junction। यानी कि इस लोकेशन को छोड़ करके इसमें दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है, केवल यही जाता है। इस पूरे रीजन में यहाँ पर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस जगह को छोड़ करके होल का कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आया। तो पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, due to this concentration gradient the injected electrons on p side diffuse from the junction edge of p side, यानी कि जंक्शन का जो एज है वहां से डिफ्यूज होकर के आएगा यहाँ पर। ठीक है, टू द अदर एंड ऑफ द पी साइड, यहाँ तक पहुंच जाएगा। समझे?
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होंगे। ओके ना, उसी तरह से ये होल्स डिफ्यूज होंगे यहाँ से यहाँ पे, सही है ना। तो होल को भी डिफ्यूज करवा दिया, इलेक्ट्रॉन को भी डिफ्यूज करवा दिया। तो होल अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देयर विल बी करंट, है ना। तो होल अगर ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो देयर विल बी करंट ड्यू टू होल, will be that will be in the direction of the motion, or that will be in the direction of the hole, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, सही है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो करंट इधर होगा, और दोनों ही करंट है किसके कारण, जो टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो करंट होता है उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिफ्यूजन करंट ही कहते हैं, है कि नहीं। उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। दिख जा रहा है। तो ये डिफ्यूजन करंट है ना, यानी ये भी डिफ्यूजन के कारण है, ये भी डिफ्यूजन के कारण, और टोटल करंट क्या हो जाएगी, दोनों का सम, वही यहाँ पर लिखा है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, एक होल का मोशन होगा, दोनों के मोशन की वजह से करंट आएगा, और करंट जो होगा वो टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट कहेंगे, टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायसिंग करंट, ठीक है। वो सम होगा दोनों का, ठीक है। और वो जो करंट है किसके कारण है, डिफ्यूजन के कारण है, तो डिफ्यूजन करंट है। और ये जो करंट आती है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिली एम्पियर में आना। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट, टोटल डिफ्यूजन करंट, टोटल डिफ्यूजन करंट जो होती है वो क्या होती है, मिली एम्पियर में होती है। अब आप कहेंगे क्या केवल डिफ्यूजन करंट ही होती है, ड्रिफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है क्या, है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट की भी हम जानकारी ले लेते हैं, बहुत छोटी सी जानकारी है। एक्चुअली इसमें ड्रिफ्ट करंट होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है, किसमें, ये इसी में फॉरवर्ड बायसिंग में। देखो कैसे, देखें। अब देखो ये कहानी खत्म हुई भाई, ये सारी डिफ्यूजन वाली कहानी हो गई है ना, डिफ्यूजन वाली कहानी हो गई है। इसको अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि हम इसे पढ़ चुके। अब देखो क्या है, इसका कहना है पॉइंट नंबर 9 जो भी है, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड और एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप, सही लिखा गया, एंड होल्स इन पी टाइप, नहीं माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी को दिखाएगा ना, ठीक है। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, ये कुछ ऐसा होगा, किसके लिए मूवमेंट होगा जिसको वो बता रहा हूं मैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड एंड होल्स इन एन साइड। चलो अब सही, अब मूवमेंट करेगा। देखो मान लो इनको मैं हटा दे रहा हूं कुछ पल के लिए, समझने के लिए आसानी होगी, है ना, समझने के लिए आसानी होगी। वो वहीं पर है लेकिन मैंने हटा दिया कुछ पल के लिए समझने के लिए, कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कम ज्यादा जितना भी होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दैट्स ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ओके, लेकिन पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से। मान लो वो रैंडम मोशन करते करते यहां तक पहुंच गया नियर टू दी जंक्शन, और होल जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप में वो रैंडम मोशन करते करते पहुंच गया नियर टू दी जंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, so if electron in p side and holes in n type during their random motion, during their random motion come closer to the junction, then जंक्शन के पास आ गए, याद रखना जंक्शन के पास, जंक्शन के पास जैसे ही आएगा, आते ही वहां पर कौन एक्टिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा, भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा मेरे पास माइनस भी है, तो इलेक्ट्रॉन को कहेगा तू इधर आ जा, और इस होल को कहेगा तू इधर आ जा माइनस वाले के पास।
और इलेक्ट्रॉन को कहेगा तू आजा प्लस के पास, सही। और जैसे ये होल इधर आएगा फिर ये चला जाएगा कहां पर, अंदर पी साइड में, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां पर, इस तरफ, ठीक है। तो देखो, if electron in p side and holes in n type during the random motion come closer to the junction, then electric field swept them, swept का मतलब swept them to their, मतलब खींच करके उधर भेज देना, यह swept हो गया, ठीक है। swept them to their majority charge carrier, ओके। तो देखो, होल नजदीक आया, नजदीक आने के बाद यहां पहुंचा, तो होल किधर गया, होल इधर गया, ठीक है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन किधर गया, इधर, तो इलेक्ट्रॉन गया भाई इधर, ठीक है। तो होल जिस तरफ मोशन करता है उधर करंट भी होगा, आई एच, होल तो करंट हो गया। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट में होगा इलेक्ट्रॉन का करंट, सही है। तो ये करंट है दोनों, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। लेकिन इन केस ऑफ ड्रिफ्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये क्या है, ड्रिफ्ट करंट। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये करंट बहुत ही कम होती है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। तो डिफ्यूजन जो हमें मिल रही थी, डिफ्यूजन करंट जो हमें मिल रही थी, डिफ्यूजन करंट जो मिल रही थी वो मिल रही थी मिली एम्पियर में। ड्रिफ्ट करंट जो मिल रही है वो मिल रही है माइक्रो एम्पियर में। इसलिए इसकी हम बात करते ही नहीं, केवल इसी की बात करते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस करंट। कौन सा करंट, फॉरवर्ड बायस करंट, कि यही करंट हमें फॉरवर्ड बायसिंग में मिलती है। हो गया, एक बार फिर से समझे पूरा, इसे मिटा देता हूं, फिर से समझते हैं पूरा, है ना, तब मजा आएगा। से मैं 5 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल कराता हूँ, और आपने जो पॉइंट पढ़े हैं उनको भी दिमाग में लाते रहिए। क्या क्या पढ़ा है, पहला एक होता है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन में सीधी बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, सही है। इसके बाद ये हमने कहा ये पी है, ये एन है, ओके। ये पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा जब मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिया। फिर हमने कहा फॉरवर्ड बायसिंग है, तो फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए बैटरी लगा दी VFB, ठीक है। हमने कहा कि ये पैरेलल में है इसके, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, सही है। लेकिन तो पेज में दिखा दो, होल दिखा दो पहले। ये पूरा जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे फ्री है, फ्लो कर सकते हैं, तो फ्लो कर सकते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस कम है। यहाँ नहीं चलने दे रहा ना कोई पोटेंशियल बैरियर, नहीं चलने दे रहा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई। इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, हाई, यानी कि पूरा वोल्टेज यहीं पर आ जाएगा इसके पैरेलल में, ठीक है। अगर इसके पैरेलल में आ गया तो हमने कहा फिर तो ओके, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आने के साथ ही पता चला कि पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है वो भी तो VB है ना। लेकिन ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज करने की वजह से B और VB दोनों क्या हो गए, अपोज हो गए। अपोज करने की वजह से क्या हो गया कि इसका पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, और पोटेंशियल बैरियर कम होने की वजह से हमने कहा इसका विड्थ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर हमने विड्थ भी छोटा कर दिया करने तो ये लो, है कि नहीं, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, विड्थ छोटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि हमें जाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास पहले एनर्जी नहीं थी इतनी जितनी डिमांड कर रहा था, अब हम जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं इधर, होल जाना चाहते हैं इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ गई, कुछ होल भी पहुंच गए, है ना, कुछ होल भी पहुंचा देते, ये होल भी पहुंच गए,
पहुंच गए। पहुंचने के बाद इनको हमने कहा कि इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से, इनको कहा इंजेक्टेड होल से, और यहीं तक क्यों पहुंचा, क्योंकि थर्मल एनर्जी का काम है केवल जंक्शन पार करवाना। हो गया। जंक्शन पार करवाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इनका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम है, तो फिर से वही कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, चलो उधर। ठीक है, फिर से यहाँ भी होल है, चलो उधर। तो इलेक्ट्रॉन चलने लगे इधर, होल चलने लगे इधर, होल की वजह से करंट भी इधर, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इधर। ठीक है, तो टोटल करंट दोनों का सम, और दोनों जो करंट आए डिफिजन के कारण, इसे डिफिजन करंट जो होती है मिली एम्पियर के ऑर्डर की। ठीक है, फिर हमने कहा ये सारी कहानी ठीक है, ये सारी कहानी ठीक है डिफिजन वाली, क्या ड्रिफ्ट करंट भी होगी? हाँ होगी। ड्रिफ्ट करंट कहाँ थी? ड्रिफ्ट करंट यहाँ थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमते घामते, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी टाइप में घूमते हुए यहाँ आ जाए नजदीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा? आ जाओ इधर। ठीक है, क्योंकि उसके पास ये प्लस वाला जो चार्ज है उसे क्या कर लेगा? अटैच कर लेगा। जैसे इधर आएगा फिर अंदर घुस जाएगा ये पी साइड में। ठीक है, और फिर इधर वाला होल जो माइनॉरिटी है वो अगर नजदीक आ गया तो वो इधर भेज देगा ऐसे। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज की रेखा हो जाता है ड्रिफ्ट, जो बहुत कम है, इसलिए करंट भी क्या होती है? कम होती है। तो जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते ही नहीं। हो गया। चलो अब हम पढ़ लेते हैं वी आई कैरेक्टर, बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसको कंप्लीट करके फिर लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड, यानी कि पी एन जंक्शन को जब हमने क्या कर दिया था? फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया था। क्या लगा करके? बैटरी लगा करके। तो हमें पता चला कि एक करंट मिलती है। कौन सी करंट जिसकी हमें बात करनी है? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, जिसे हम कहेंगे आई फॉरवर्ड बायस्ड करंट। ठीक है, उसी फॉरवर्ड बायस करंट आई और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसको हम कहेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ये करंट कब मिला? ये करंट कब मिला? तब मिला जब आपने बैटरी कनेक्ट किया। हाँ या ना? ये करंट हमें तब मिला जब आपने क्या किया? एक तो बैटरी कनेक्ट किया। अगर ये बैटरी कनेक्ट नहीं करते, केवल पीएन जंक्शन डायोड होता, तो क्या कोई करंट मिलता था क्या? नेट करंट जीरो होता था पीएन जंक्शन डायोड का, है कि नहीं? जब पीएन जंक्शन डायोड का बैटरी कनेक्ट किया तब जाके करंट मिली। तो उसी करंट का और उस वोल्टेज का हमें क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ हम पढ़ेंगे लेकिन धीरे से। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो देखो, ग्राफ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें मेजर करना है कि भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। वोल्ट मीटर लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, सारी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, एक है पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहला काम, बैटरी कनेक्ट कर दिया। कर दिया, ये सिंपल सर्किट पढ़ने के हिसाब से, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में थोड़ा सा चेंज होगा, हमें प्रैक्टिकल फिनोमेना के हिसाब से पढ़ना है इसे। ठीक है, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के साथ एक वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में। कहाँ लगाएंगे? पैरेलल में। और वोल्ट मीटर जो पैरेलल, वोल्ट मीटर हमने जो पैरेलल में लगाया है, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर, पीएन जंक्शन के साथ। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड के साथ एक वोल्ट मीटर लगा दी। अब आगे एक अमीटर लगाना होगा जो क्या मेजर कर ले? करंट। और अमीटर कहाँ लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज में कहीं पर भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। मिली एम्पियर को जो मेजर कर सके वो अमीटर। ओके, अब देखो सर्किट में क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि करंट बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, है ना, तो करंट बहुत ज़्यादा आ भी जाता। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सर्किट खराब ना हो जाए, कोई किसी को दिक्कत ना हो डायोड वगैरह को, इसके लिए हम क्या करते हैं? रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट क्या कहता है? रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। रियोस्टेट का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कैन चेंज इंस्टेंट, कभी भी, कैसे भी, जितना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो
ये करंट को कंट्रोल करने के काम आता है कि करंट को कम ज़्यादा करना है तो सर्किट के अंदर ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये वोल्टमीटर, ये एमीटर और ये पीएन जंक्शन डायोड। ओके, चलो तो अब हम पढ़ते हैं ग्राफ। और एक तरफ हम बना लेते हैं, क्या बनाएं ये बना देते हैं, छोटा सा पीएन जंक्शन यहाँ बनाता हूँ। देखो माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये विड्थ थी पहले कुछ वी बी जो भी था, माइनस प्लस वी बी, है ना, दिख जा रहा है ना, माइनस प्लस वी बी, हाँ दिख जा रहा है, ठीक है। चलो ये पोटेंशियल बैरियर था, ये पीएन जंक्शन, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है ना। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखते हो, आसान है, बहुत ही आसान है। इधर हम ले लेते हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इधर हम ले लेते हैं फॉरवर्ड बायस करंट, जो कि होगी किसमें, मिली एम्पियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है मिली एम्पियर लिखना बार बार यहाँ पर, ठीक है। चलो, और पीएन जंक्शन डायोड में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसकी बात आगे करें। मान लो सबसे पहले मैंने बैटरी कनेक्ट किया 0 वोल्ट का, तो 0 वोल्ट का किया कोई फर्क पड़ेगा क्या यार, नहीं पड़ेगा ना। 0 वोल्ट का मतलब वो तो वैसा ही रह गया, कोई डिप्रेशन लेयर में चेंज आएगा ही नहीं आएगा, मतलब 0 वोल्टेज पर करंट भी 0। ओके, मान लो अब मैंने 0.1 वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है। 0.1 वोल्टेज से क्या होगा, बहुत ही थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी करंट, छोटी सी करंट, तो छोटी सी करंट मिलेगी, ठीक है। अब यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं एट स्टार्टिंग, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट भी धीरे धीरे बढ़ता है ना। कब तक, अगर ये सिलिकॉन डायोड यानी कि सिलिकॉन से बना है ये, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्टेज, सही है। यानी कि जब तक आपने यहां पर जो बैटरी है 0.7 से ज्यादा की नहीं लगाई है, तब तक ये कम नहीं होगी, है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से हटेगी नहीं, है ना। तो देखो ये करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ता है अप टू 0.7 वोल्टेज, क्योंकि 0.7 तो क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। उसके बाद अगर आपने उससे भी ज्यादा वोल्टेज दिया है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7, तब तक तो करंट क्या होगा, बहुत ही मामूली सा 0.00 समथिंग ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन 0.7 के बाद में करंट अचानक से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आप पोटेंशियल बैरियर को पार कर चुके हैं और अब करंट अचानक से बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इसे कह देते हैं पॉइंट ए, इसे कह देते हैं पॉइंट बी। ओके, तो अब पॉइंट ए और बी की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, इनिशियली करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग slowly up to potential barrier. After crossing VB, अगर मैंने वोल्टेज इतना लगा दिया है कि वो 0.7 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, देन करंट राइजेस सडनली, देन करंट राइजेस और इंक्रीजेस सडनली, ठीक। तो देखो जो स्लोली 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 तो गाना है कि नहीं, लेकिन गाना नहीं है, तो स्लोली जो बढ़ रहा है करंट, वो कौन से रीजन में, रीजन ओ पे ग्राफ के अंदर, और अचानक से जो बढ़ रहा है वो रीजन कौन सा है, ए बी। तो ये हो गया रीजन ए बी, ठीक है। तो रीजन ए बी में अचानक से बढ़ रहा है, और वो वोल्टेज जहां पर ये सारा चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज एट विच करंट चेंज, वोल्टेज एट विच करंट चेंजेस, उसी को हम क्या कहते हैं, द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, तो लिखो ठीक से इसका डेफिनेशन, द फॉरवर्ड वोल्टेज
beyond which current starts increasing in milliampere, current लिख लो milliampere, increasing the forward voltage beyond which current starts increasing in the circuit is known as, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, या फिर नी वोल्टेज, या फिर एक और नाम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो सिंपल था कि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। पहले वोल्टेज बहुत कम बढ़ाया था, यानी कि हम 0.1 था, यहाँ 0.2 था, यहाँ 0.7 है, और 0.7 के बाद करंट बढ़ रहा है। अब देखो खास बात क्या, फॉर ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखो करंट कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। यानी कि फॉर ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज करंट राइजेस वेरी मच, है ना। तो ये तीनों नाम याद रखना भाई, तीनों नाम याद रखना है। For a small change in voltage, for a small change in voltage, change in current is larger, ठीक है, change in current is larger। तो ये हो गया अपना क्या, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, बस यही है और क्या, कि फॉरवर्ड बायस में ये होता है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस करंट है, करंट मिली एम्पीयर में होता है, और अप टू पोटेंशियल बैरियर। तो अगर सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन के लिए तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, फॉर सिलिकॉन 0.7। यही अगर जर्मेनियम होता, तो वी भी कितना होता, 0.3 वोल्टेज। तो बताओ जर्मेनियम के लिए ग्राफ कैसा बनता, ये ऐसा बनता कि थोड़ा धीरे से बढ़ता, तो 0.3 पर ये क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैरियर इतना ही है, ठीक है। ये IFB, ये VFB, ठीक है। तो IFB और VFB करंट और वोल्टेज, ये सारी बातें हो गई। तो इसी के साथ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ, ओके। और कई बार सवाल में एक पॉइंट बनता है, क्या, उसे ही बता देते हैं। वैसे नहीं बताएंगे तब भी चलता है, ना आप समझते हैं। जैसे ये था, ठीक है, ढंग का नहीं बना, चलेगा। जैसे ये कोई ग्राफ दिया, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, I फॉरवर्ड बायस और V फॉरवर्ड बायस। इसमें खास बात देखो क्या है, कि अगर जो ग्राफ इंक्रीजिंग है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो जहां कट करता है ना, जहां कट करता है वही अपना क्या है, पोटेंशियल बैरियर है ना। तो ग्राफ में कई बार दिया नहीं होता है पोटेंशियल बैरियर, उसको पता करने का ये तरीका होता है कि जहां कट करता है, ठीक है। तो सवालों में पता चलेंगे। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन जो आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में रहेगा रिवर्स बायस, जो उसका जस्ट ऑपोजिट है। उसके बाद न्यूमेरिकल बनेंगे खूब आपसे, ठीक है। चलिए फिर मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।